हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ न्यू टॉपिक फ़ोटोशॉप। एडोब फ़ोटोशॉप का हम आज फ़ोटोशॉप का न्यू वर्ज़न यूज़ करने वाले हैं, फ़ोटोशॉप 8। फ़ोटोशॉप 8 को दूसरा नाम होता है CS। ठीक है, फ़ोटोशॉप को CS भी बोलते हैं। फ़ोटोशॉप से पहले जितने भी वर्ज़न थे, फ़ोटोशॉप वर्ज़न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक उनका नाम 7 ही रहा है। उसके बाद फ़ोटोशॉप वर्ज़न 8 से नाम उनका CS हो गया है। उसका CS1, CS2, CS3 इस तरीके से चलता रहा। और लेटेस्ट वर्ज़न जो CC वर्ज़न रहा है, ठीक है, उसके बाद आपका नए नए वर्ज़न और भी वर्ज़न आते रहे हैं। 2021, 2022 भी हर साल के हिसाब से वर्ज़न फिर लॉन्च, मतलब CC वर्ज़न के बाद में जो आपका नए नए वर्ज़न आने लगे हैं। तो बहुत से ऐसे वर्ज़न हैं तो जिसमें से हम एडोब फ़ोटोशॉप कौन सा वर्ज़न सीखने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं एडोब फ़ोटोशॉप 8, जिसका वर्ज़न नेम है CS। ठीक है, तो मोस्टली सभी फ़ोटोशॉप का इंटरफेस सेम होता है, जिसके लिए हमें ये फाइल मेन्यू है। फाइल मेन्यू में न्यू कमांड में जाके हम क्या करते हैं, न्यू कमांड में जाके हम न्यू लेयर लेते हैं, न्यू कैनवास लेते हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है, हम MS ऑफिस वर्ड में हमने चलाना सीखा, MS ऑफिस वर्ड चलाना सीखा था। तो उसमें तो जिस तरह हमारे MS ऑफिस वर्ड में हम पेजेस पर काम करते हैं, उसी तरह हम फोटोशॉप में कैनवास पर काम करते हैं। ठीक है, किस पे? कैनवास पे। तो सबसे पहले हम कंट्रोल N करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इस तरीके के इंटरफेस में आपको क्या करना है, यहाँ से कस्टम से आप जाके आप कोई भी अपना एक एरिया चूज़ कर सकते हैं। जैसे कितना बड़ा आपको कैनवास चाहिए है, अपने हिसाब से यहाँ पर हाइट और विड्थ को देख सकते हैं। और रिजोल्यूशन आपको ज़्यादा चाहिए है तो ज़्यादा रिजोल्यूशन रखेंगे। रिजोल्यूशन का मतलब होता है क्वालिटी कितनी अच्छी चाहिए। मान लो आपके पास छोटा सा पेज है तो 300 रिजोल्यूशन में आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा हाइट चाहिए है या पेज कैनवास बहुत ज़्यादा बड़ा चाहिए है तो आपको रिजोल्यूशन भी यहाँ पर बढ़ाना पड़ता है। उसके बाद RGB मोड, यहाँ से कलर मोड में हम आपका RGB मोड एंड CMYK मोड मिलता है। RGB में आपके कुछ कलर अच्छे रहते हैं, RGB रेड ग्रीन ब्लू से मिलकर कलर बनते हैं। और CMYK में हल्के से कलर्स कुछ RGB से चेंज हैं। ग्रे स्केल हमें तब लेते हैं कैनवास जब हमें ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो चाहिए होती है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हम लेंगे RGB कलर। ठीक है, RGB कलर जैसे हम लेंगे तो आपको यहाँ पर बैकग्राउंड कंटेंट में आपको जाना है। उसके बाद आपको वाइट बैकग्राउंड अगर चाहिए है तो वाइट, और अगर बैकग्राउंड कलर चाहिए है तो बैकग्राउंड कलर। बात एक ही है, वाइट और बैकग्राउंड कलर में सेम ही आ जाता है, वाइट कलर का ही हमें कैनवास मिलता है। क्योंकि यहाँ पर देखो हमारा कैसा कलर है, यहाँ पर वाइट कलर है तो यहाँ पर हमें वाइट कलर मिलेगा। चाहे बैकग्राउंड कलर लेंगे तब भी हमें वाइट कलर मिलेगा। उसका ट्रांसपेरेंट अगर लेते हैं तो हमें कोई भी कलर नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ एक बैकग्राउंड इरेज वाला, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे हमारे स्टिकर्स होते हैं, स्टिकर्स का बैकग्राउंड कुछ होता है क्या? नहीं होता ना। ऑब्जेक्ट खाली हमें स्टिकर दिखाई देते तो उसके आर पार की चीज़ें कुछ नहीं होती बैकग्राउंड, तो उसको हम बोलते हैं जो आसपास का एरिया जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें होता नहीं है, तो आपका वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो फिलहाल हम एक लेके दिखा दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंट में जाएंगे और उसको ओके करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इमेज, इस तरीके का कैनवास मिल जाएगा। तो हम कंट्रोल N करते हैं, कंट्रोल जैसे N करेंगे, कंट्रोल N करते ही आपको इस तरीके का कैनवास दिखेगा। इस तरीके का कैनवास जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वाइट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर वाइट का कैनवास दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वाइट कैनवास आ गया। फिलहाल हम वाइट पर कैनवास पर काम करने वाले हैं तो इसको हमें नहीं चाहिए। मान लो मुझे यहाँ पर एक इमेज डालनी है तो हम एक इमेज के ऊपर इन टूल्स का यूज़ सीखने वाले हैं। एक इमेज के ऊपर इन टूल्स का यूज़ सीखेंगे तो उसके लिए हमें एक इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम फाइल मेन्यू में जाते हैं, ओपन में जाएंगे, क्योंकि फ़ोटोशॉप में हम जो भी बनाते हैं हम इमेज सेव करते हैं ना। फोटोशॉप में हम क्या सेव करते हैं, फोटोशॉप में हम इमेज सेव करते हैं। तो ओपन भी हमारी क्या होगी, इमेज ओपन होगी। यदि हम वर्ड चला रहे होते तो वर्ड की फाइल्स ओपन होती हैं, और अगर हम फोटोशॉप चला रहे हैं तो इमेजेस ओपन होती हैं। तो उसके बाद हमें ओपन में जाना है। हमने यहाँ पर कुछ पहले से ही फ़ोटोज़ को लेके रखा हुआ है। हम अपनी फ़ोटोज़ को, कोई भी एक फ़ोटो को हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं। हमें एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कोशिश ये करेंगे जिस पर हमारी सारी चीज़ें काम कर जाएं। जैसे कि एक ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो पर काफ़ी सारे दाग धब्बे मौजूद हैं। ठीक है, इस फ़ोटो पर मान लो अगर इस फ़ोटो का हमें साइज़ बड़ा करना है तो यहाँ पर हमें कैनवास को बड़ा कर देना है। कैनवास को बड़ा कर देना होता है। जैसे हम कैनवास को बड़ा करेंगे और यहाँ से नेविगेटर से हम उस कैनवास के एरिया को हम जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको नेविगेटर मिल जाता है। नेविगेटर एरिया में जाके आप यहाँ से अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जूम इन होता है, मतलब बड़ा हो जाएगा, और यहाँ से क्लिक करेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम
फिलहाल अपने साइज़ को फिट कर लेते हैं और यहाँ से मान लो हमें ऊपर की इमेज एडिट करनी है तो यहाँ से हम एरिया को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि जहाँ हमें एडिट करना है उतना एरिया हम देख सकते हैं। फिलहाल हमने इसको कर ले रहे हैं, कैनवास को फिट कर ले रहे हैं। इस तरीके से मैंने इसको फिट कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं इन टूल्स के बारे में। ये टूल्स होता है आपका रेक्टेंगल मार्की टूल, ये आपके सिलेक्शन टूल होते हैं, एक ये वाला और एक नीचे, ये दोनों टूल आपके सिलेक्शन टूल होते हैं। और यहाँ से भी ये आपका मैजिक वॉन्ड टूल होता है, इससे भी हम फोटो को या किसी भी एरिया को सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेते हैं कि इस पर हम काम कैसे करेंगे। हम यहाँ पर दो तरीके से काम करेंगे। पहला कैनवास के ऊपर, जो कि हमें ये सामने दिखाई दे रहा है, ये हमारा कैनवास है। और दूसरा लेयर्स के ऊपर, इसके ऊपर लेयर्स के ऊपर। जब हमें इस कैनवास से हटकर कुछ काम करना होगा तो हम लेयर्स पर काम करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे, जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबाते हैं तो आपको यहाँ पर लेयर 1 आ जाती है, आपको ओके कर देना है। तो इसके जस्ट ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी। लेयर का मतलब समझ रहे हो, नीचे साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो लेयर्स के ऊपर जाके आपको एक बैकग्राउंड दिखता है जो अपना का कैनवास है, और दूसरा लेयर दिखती है जो हमने इसके ऊपर एक पन्नी जैसी चढ़ा के रखी है। तो फिलहाल हमें जब काम करना होगा इस फोटो पर तो हमें यहाँ पर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जब काम करना होगा हमें इसके ऊपर की लेयर पर, तो यहाँ पर मैं लेयर को सिलेक्ट करके रखते हैं। जिस लेयर को आप सिलेक्ट कर लोगे आपका उसी, मतलब जिस लेयर को अगर या बैकग्राउंड पर सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसी पर हमारा काम होना स्टार्ट होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लेयर को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, तो और मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हमने इसको डिलीट किया, देखिए कुछ भी डिलीट नहीं हो रहा। मैं डिलीट बटन दबा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर कुछ भी डिलीट नहीं हो रहा, क्योंकि लेयर हमारी क्या है, एक खाली पन्नी है, खाली पन्नी पर कुछ भी दिखाई, अब क्योंकि लेयर्स पर कुछ है ही नहीं है तो डिलीट भी क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। जैसे ही मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, अब हमारा ये बैकग्राउंड से हो, यहाँ पर कौन सा कलर है, देखो जो वाइट एरिया था ना, तो हमारा वाइट एरिया सेलेक्ट कर लेता है। तो ये मैजिक वॉन्ड टूल है, ये हमारा एक स्पेसिफिक कलर को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक कलर को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। कौन सा टूल, ये मैजिक वॉन्ड टूल। फिलहाल हम स्टार्टिंग से समझते हैं। हम इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं ताकि हमारा कोई भी डिफेक्ट ना हो। तो उसके लिए हम दबाएंगे कंट्रोल डी। जैसे हम कंट्रोल डी दबाते हैं तो जो भी एरिया हमने सेलेक्ट करा हुआ है, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमसे गलती से ये सिलेक्ट हो गया, अब हमें इसको अनसेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल डी दबा देंगे। कंट्रोल डी जैसे ही दबाएंगे तो जो भी एरिया हमने सेलेक्ट करके रखा होगा या गलत एरिया सेलेक्ट कर लिया होगा तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये इलिप्स टूल है। इलिप्स टूल से हम गोलाकार में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने इसको रेड कलर ले लेते हैं और इसको डिलीट कर दिया तो उतना एरिया डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने बैकग्राउंड कलर पर रेड कलर के रखा है। तो डिलीट हुआ जैसे ही डिलीट हुआ तो बैकग्राउंड कलर कौन सा आ गया, रेड आ गया। जब हम कोई भी किसी पर कलर फिल करते हैं तो यहाँ पर फोरग्राउंड कलर काम आता है। कौन सा, यहाँ पर ये फोरग्राउंड कलर काम आता है, ये ब्लैक यहाँ पर है। और बैकग्राउंड कलर होता है जो चीज़ हम डिलीट करते हैं उस पर हमारा बैकग्राउंड कलर काम करता है। तो फिलहाल हम बात करते हैं, इसको हम हटाना है तो हम तुरंत कंट्रोल जेड अगर दबा देंगे तो भी आपका एक स्टेप पीछे चला जाएगा, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पर आपको एक स्टेप ही कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे आता है और दोबारा से कंट्रोल जेड दबाएंगे फिर एक स्टेप आगे चले जाएंगे। मतलब यहाँ पर दो गलतियाँ हम कंट्रोल जेड से सुधार नहीं सकते, सिर्फ एक गलती को ही हम पीछे ला सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर एक गलती को पीछे ले आए और उसको सिलेक्शन को हटाना है। सिलेक्शन को हटाना तो हम दबाएंगे सीधे से कंट्रोल डी दबा देते हैं, हमारा सिलेक्शन हट जाता है। तो आपको पता चल गया होगा, रेक्टेंगल से हम चौकोर बॉक्स में सेलेक्ट कर सकते हैं, एलिप्टिकल से हम एक सर्कल में सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल रो से हम एक लाइन बाई एक लाइन में सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपका सिंगल कॉलम से एक वर्टिकल लाइन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर जैसे हमने इसको डिलीट बटन दबा दिया है, ठीक है, और मैंने कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटा दिया तो यहाँ पर एक लाइन सेलेक्ट हुई थी, और लाइन जैसे हमने डिलीट बटन दबाया तो लाइन के पीछे का एरिया क्या डिलीट हो गया है, ठीक है, और वो रेड कलर हमारा वहाँ पर आ गया, क्योंकि वहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कलर हमारा कौन सा है, यहाँ पर रेड कलर था। उसके बाद अब पीछे आते हैं तो कंट्रोल जेड दबा देंगे। कौन सा, कंट्रोल जेड दबा देंगे। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल जेड दबाने से देखिए नहीं हट रहा है, कहीं हो रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक चीज़ काम करनी पड़ेगी। इस जगह पर हमारे एक्शंस, मतलब कि जिस तरीके से कंट्रोल जेड, देखो कोई भी सॉफ्टवेयर हम चलाते हैं तो उसमें हमारा कंट्रोल जेड काम करता है। कंट्रोल जेड कैसे काम करता है, हमारे सारे एक्शंस को इस स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर रिकॉर्ड कर लेता है।
सभी स्टेप्स को कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे ही हम कंट्रोल Z दबाते हैं तो एक एक स्टेप वो पीछे करता चला जाता है। उसी तरीके से हमारे फोटोशॉप में भी सारे स्टेप्स रिकॉर्ड होते हैं। वो रिकॉर्ड होते हैं जाकर यहाँ हिस्ट्री में, वो रिकॉर्ड सारे कहाँ होते हैं, हिस्ट्री में जाके रिकॉर्ड हो जाते हैं। हमें सिंगल से क्या करना है, हमें जो काम मैंने किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखो मैंने क्लियर किया था, क्लियर मतलब यहाँ पर डिलीट बटन दबाया था, तो यहाँ पर हिस्ट्री में क्लियर के नाम से वो हिस्ट्री या वो मेरा एक्शन सेव हो गया, जाके हमारे किए हुए सारे एक्शंस यहाँ हिस्ट्री में सेव हो जाते हैं। मतलब कि फोटोशॉप में हम ज़रूर नहीं हम एक एक स्टेप पीछे आए, हम 2 स्टेप दूसरा स्टेप डिलीट कर सकते हैं, 10वां स्टेप डिलीट कर सकते हैं, 12वां स्टेप डिलीट कर सकते हैं यहाँ हिस्ट्री में जाके। तो फिलहाल मैंने क्लियर पर राइट क्लिक किया और मैंने इस एक्शन को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। जैसे ही मैंने डिलीट किया तो देखिए कंट्रोल D, यहाँ से जो मैंने डिलीट किया था वो वैसा का वैसा ही हो गया। ठीक है, तो एक्शन हिस्ट्री ब्रश में जाके या हिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं, हम पैलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इन ऑप्शंस को पैलेट्स बोला जाता है। ये नेविगेटर पैलेट्स है जो कि हमें व्यू देखने में हेल्प करता है। ये कलर पैलेट्स है जहाँ हम कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्लिक किया तो यहाँ पर इस जगह पर हमारा देखिए वही कलर आ गया ना। तो यहाँ पर हम अपने फोरग्राउंड कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमें हिस्ट्री, जो भी हम काम करते हैं एक्शंस हमारी हिस्ट्री में सेव हो जाती हैं। और यहाँ लेयर्स मतलब जो भी हम एक के ऊपर एक चीज़ें ऐड करते हैं तो वो हमारे लेयर्स पर ऐड हो जाती है। लेयर्स एक पन्नी की तरह होती है। ठीक है, अगर हम लेयर को डिलीट करते हैं तो उस लेयर पर जो होगा वही डिलीट होगा, बाकी सारा डेटा हमारा सेव बना रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लेयर्स को डिलीट कर दें। लेयर्स को डिलीट करने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं और लेयर को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अगले टूल की। ये जो टूल है हमारा, ये वाला जो टूल है ये आपका मूव टूल होता है। मूव टूल यदि हम सेलेक्ट करेंगे तो जो भी एरिया हमारा सेलेक्ट किया हुआ होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और कंट्रोल Z से वापस उसको वहीं पर कर दिया मैंने। अब बात करते हैं इसके आगे लेसो टूल्स की। लेसो टूल क्या करता है, लेसो टूल हमें पेंसिल की तरह हेल्प करता है सिलेक्शन करने में। जैसे कि मुझे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है तो हम पेंसिल की तरह स्केचिंग करनी पड़ेगी। और जैसे हम स्केचिंग करेंगे और जैसे ही मैंने बटन क्लिक को छोड़ा, जैसे ही हम क्लिक को छोड़ेंगे यहाँ पर हम लाल कलर सिलेक्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एरिया हमारा सिलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। हमने पेंसिल बनाई और जहाँ जहाँ पेंसिल बनाई वहीं वहीं एरिया हमारा सेलेक्ट हो गया। डिलीट बटन दबाते ही वही वही एरिया डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, लेसो टूल हमें क्या करता है, लेसो टूल हमारा हेल्प करता है किसमें, लेसो टूल हेल्प करता है हमारा पेंसिलिंग करके हमें एरिया को सिलेक्ट करने में। लेकिन ये उतना मज़ेदार नहीं है। बात आती है फिर पॉलीगोनल टूल की। पॉलीगोनल टूल जो है ये हमारा हेल्प करता है स्टेप बाय स्टेप, लाइनिंग बाय लाइनिंग करके सिलेक्ट करने में। जैसे कि मैंने यहाँ एक सिलेक्ट किया, यहाँ क्लिक कर दिया। अब जहाँ जहाँ हम क्लिक करेंगे, फर्स्ट क्लिक और सेकंड क्लिक के बीच में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन खींच जाएगी। इस तरीके से हमें कलर्स को मैच करते करते, और जैसे हमारा कोई आउट एरिया में सिलेक्ट हो जाता है तो हमें ओनली बैक स्पेस दबा देना है। बैक स्पेस दबा के हमारा जो सिलेक्ट किया हुआ एरिया होगा वो एक स्टेप पीछे चला जाए, मतलब एक क्लिक हमारा डिलीट हो जाता है बैक स्पेस दबाने। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से बस हमें क्लिक करते जाना है और बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। डबल क्लिक करते ही हमारा वो एरिया सिलेक्ट हो जाता है और डिलीट बटन दबाएंगे तो वही एरिया डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये भी उतना मज़ेदार नहीं। ये पॉलीगोनल टूल का हम यूज़ तब करते हैं जब, तो पॉलीगोनल टूल का हम यूज़ तब करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारी किताब है, किताब कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है। लैपटॉप है, कोई ऐसी डिस्क है जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में है, तब हम पॉलीगोनल टूल का यूज़ करके एक लाइन बाय लाइन क्लिक करके हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नेटिक लेट्सो टूल की। मैग्नेटिक लेट्सो टूल क्या करता है हमारा, जैसे यहाँ पर देखो मैंने एक बार क्लिक कर दिया। अब मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो आउटलाइन है, जो ऑब्जेक्ट की आउटलाइन है, वहाँ से सिर्फ धीरे धीरे से हमें कर्सर को ले जाना है। तो मैग्नेटिक लेट्सो टूल क्या करता है, कलर्स
जो कलर डिवाइड होते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर यहाँ पर वाइट है और जो आपका ऑब्जेक्ट कलर है, उस डिवाइड कलर में क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, उसको चुंबक की तरह उस जगह पर चिपकता चला जा रहा है। बस हमें कॉर्नर्स पर सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर आके हम डबल क्लिक करते हैं तो देखिए इतना एरिया हमारा आराम से सिलेक्ट। क्या हम इस तरीके से, इतनी बारीकी से, इतनी सफाई से हम नॉर्मल हाथों से सिलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिलीट कर देंगे तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इस तरीके से बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं उसके लिए, अब ये जैसे ये कुछ एरिया यहाँ पर छूट गया है, तो इस जगह पर हम यूज़ करते हैं मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल से हम जिस जगह पर हम क्लिक कर देंगे, जिस कलर के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, वो ऑटोमेटिक उस कलर को डिटेक्ट कर लेता है। ऑटोमेटिक, जैसे यहाँ पर हमारा वाइट कलर था तो वाइट कलर हमारा ये डिटेक्ट कर लिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़ समझाने के लिए हम न्यू इमेज खोलने वाले हैं, जिसके लिए हमें फाइल बटन पे जाना है, ओपन में जाएंगे। ओपन में जाने के बाद में हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया है, इस इमेज को हम ओपन कर रहे हैं, तो ये इमेज हमारी ओपन हो गई है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो कैनवास को हम कर ले रहे हैं बड़ा, और नेविगेटर से इसको कर लेते हैं जूम, ठीक है। अब मैजिक वॉन्ड टूल से देखो, मैंने यहाँ पर जैसे ही वाइट पे क्लिक किया तो देखो एक स्पेसिफिक कलर जहाँ जहाँ वाइट पड़ा था उसने ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन समस्या क्या है, यहाँ पर काफ़ी सारे क्या हैं, कलर्स हैं। तो इस जगह पर जब काफ़ी सारे कलर्स हों और हमें ऑब्जेक्ट को क्या करना है, बाहर निकालना हो, तो हम मैग्नेटिक लेसो टूल का यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक लेसो टूल से हम क्या करेंगे, इस तरीके से आराम से ऑब्जेक्ट के किनारे किनारे लाएंगे, जहाँ कॉर्नर होंगे या जहाँ पर कलर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर आपको क्या करना है, ओनली एक बार क्लिक कर देना है। इस तरीके से करते हुए मैग्नेटिक लेसो टूल की मदद से हम इस तरीके से तो ये एरिया हमारा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको मूव टूल की मदद से हम इसको उठा के कंट्रोल N, मैंने न्यू कैनवास लिया और इसको उठा के न्यू लेयर पे लाके छोड़ दिया, न्यू कैनवास पे लाके छोड़ दिया, ठीक है। अब हमें इसको छोटा करना है, जैसे ये छोटा है ना, हमें इसको करना है बड़ा। क्या करना है, बड़ा। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल T दबाते हैं, कंट्रोल T दबा के हम अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा कर सकते। ये यहाँ पर ब्लर इसलिए दिख रहा है क्योंकि इमेज का साइज़ था छोटा और हमने इसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया है। और कुछ इसी तरीके से हम पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ को भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ लेयर्स को, जैसे इस लेयर को क्या करना है, यहाँ पर लेयर को डुप्लीकेट कर लेना होता है। यहाँ पर जैसे इसको हमने सेलेक्ट किया, ये हमारी लेयर यहाँ रख गई। मान लो यहाँ पर एक हमारे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, यहाँ पर लेयर को हमने क्या किया, लेयर को डुप्लीकेट लेयर किया, डुप्लीकेट लेयर को उठा के हमने इसके बगल में एडजस्ट कर दिया। इसी तरीके से हम लेयर को डुप्लीकेट करके इसके बगल में रखते चले जाते हैं और हमारे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम अगले टूल्स में अपने। तो इस तरीके से हम मूव टूल की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ वहाँ मूव भी कर सकते हैं। अगला बात करते हैं हम क्रॉप टूल। क्रॉप टूल तो बहुत इजी है। क्रॉप टूल से क्या होता है, सिंपली किसी भी फ़ोटो को, मान लो ये फ़ोटो है हमारी, इस फ़ोटो को हमें क्रॉप करना है, तो क्रॉप टूल की मदद से हम किसी भी फ़ोटो को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में क्रॉप कर सकते हैं। अब ये सेंटर हमारा बताता है कि सेंटर हमेशा कहाँ रखते हैं, हम सेंटर हमेशा नाक में रखते हैं, नाक की बिल्कुल सीध में। इससे यहाँ पर ऊपर साइड देखते हैं हम, नाक की सीध में रखा तो मतलब यहाँ से दोनों साइड से इक्वल आ जाता है। सेंटर को हमेशा नाक की सीध में रखा जाता है। और जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, जैसे आप एंटर बटन दबाएंगे, एंटर बटन दबाते ही फ़ोटो हमारी क्रॉप हो जाती है, ठीक है। अब अगर इसको बॉर्डर लगाना है तो हमें इसमें बॉर्डर भी लगाना पड़ता है। उसके लिए बॉर्डर के लिए
और भी काफ़ी, कई बार देखा होगा आपने, कोई भी फ़ोटो बिना बॉर्डर के नहीं आपको मिलती है। तो हमें बॉर्डर लगाना है, तो इसके लिए हमें बॉर्डर कहाँ लगाना है, इसके आउट एरिया में लगाना है। तो रेक्टेंगल टूल लेंगे, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद एक हम उसके चारों ओर एक सिलेक्शन बॉक्स बना देंगे। और हम बॉर्डर को हम फोटोशॉप की भाषा में स्ट्रोक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बोलते हैं। तो आपको स्ट्रोक में जाना है, स्ट्रोक वाला या बॉर्डर वाला आपको कलर ले लेना है। जैसे मुझे रेड कलर का डालना है, तो रेड कलर हमने यहाँ से ले लिया है। ठीक है, रेड कलर पे क्लिक कर दिए, यहाँ पर रेड कलर आ गया है। अब यहाँ पर मोटाई मांग रहा है, तो यहाँ पर हम 5px देने की कोशिश कर रहे हैं और सेंटर रखेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। मतलब सेंटर का मतलब होता है कि 2.5px सेंटर के बाहर और 2.5px सेंटर के अंदर। और इनसाइड रखेंगे तो सेंटर से अंदर साइड रहेगा बॉर्डर पूरा का पूरा। मतलब कि ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर सिलेक्शन बॉक्स के अंदर रहेगा। और आउटसाइड कर दिया तो सिलेक्शन के लाइन के बाहर साइड में, क्योंकि हमें अंदर साइड चाहिए तो या तो हम इनसाइड रखेंगे या हम सेंटर रखेंगे। अगर सेंटर रखेंगे तो 2.5px अंदर रहेगा और 2.5px बाहर। हमें क्या करना है? इनसाइड, ताकि 5px पूरा का पूरा अंदर आ जाए। इस तरीके से हम बॉर्डर को ऐड कर देते हैं। बॉर्डर को जैसे हम ऐड करते हैं, अगर हमें इसी को कंट्रोल डी दबा के अनसेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें इसी को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो हमें मिलते हैं उसमें ले जाना है, तो हमें एक कैनवास ऐड करना पड़ेगा A4 साइज़ का, क्योंकि हमारा पेज का साइज़ क्या होता है? A4 साइज़ का हमें कैनवास यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से A4 साइज़ का कैनवास ऐड कर लेंगे। ओके, ये हमारा A4 साइज़ का कैनवास हो गया। यहाँ से फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, मूव टूल सेलेक्ट करके, देखो यहाँ पर मूव टूल सेलेक्ट करके बस यहाँ से मूव करके ले जाना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से देखो यहाँ पर हो गया ना, बिल्कुल कॉर्नर पर आपको जहाँ रखना है कॉर्नर पर आप ले जाके रख सकते हो। अब इसी लेयर को डुप्लीकेट करते जाएंगे और बगल में खिसकाते चले जाएंगे। यहाँ पर ये नीचे साइड में यहाँ पर आपको लेयर्स दिखाई दे देती हैं। अब यहाँ पर राइट क्लिक करना है, डुप्लीकेट लेयर करना है और ओके करके अब यहाँ पर 2 इमेजेस हैं। कितनी इमेजेस हैं? 2। एक लेयर को उठा के उसके जस्ट बगल में लाके रख देना है। इसी तरीके से हम डुप्लीकेट करके हम जितनी चाहे फ़ोटो को यहाँ पर लगा सकते हैं। और वैसे नहीं होगी इधर से, कैसे? कंट्रोल डी साइड में रख जाओ। 1 मिनट, कंट्रोल डी नहीं होगा यहाँ पर से। ठीक है, अब कभी कभी जल्दी करना होता है। यहीं से कर सकते हैं, कॉपी इधर से नहीं होगा। F9, 1 मिनट रुको। इसी हैंग कर रहा है। किसे? इसी पर क्लिक करो, यहाँ से नहीं होगा, क्लिक करके नहीं, यहाँ से अगर हम क्लिक करेंगे तो लेयर 1 कॉपी, तो यहाँ पर कॉपी हो जाएगी खाली और बैकग्राउंड कुछ नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से आप लेयर्स को यहाँ पर लेयर बाय लेयर लगा के आप पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हो। बात करते हैं हमारे अगले टूल्स के बारे में। अगला टूल हमारा नाइफ टूल। नाइफ टूल की मदद से हम किसी भी पिक्चर्स को कई हिस्सों में कट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इतना हिस्सा सेलेक्ट किया तो देखिए एक हिस्सा ये बन गया। मतलब हमारी कोई भी पिक्चर का कोई भी हिस्सा अगर क्रॉप करेंगे तो क्रॉप करने से क्या होता है, जो एरिया हमें चाहिए वही रहता है, बाकी का एरिया रिमूव हो जाता है। अगर हम कट करते हैं तो ये पिक्चर के टुकड़े कर देता है, स्लाइस। नाइफ टूल का काम क्या होता है? स्लाइस करना, टुकड़े करना। तो पिक्चर देखिए यहाँ पर कितने हिस्सों में ये डिवाइड हो रहा है। एक ये हिस्सा बन गया, एक ये हिस्सा बन गया, एक ये हिस्सा। जितने भी बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ये सभी एक पिक्चर के फॉर्म में टुकड़ों के रूप में सेव हो जाएंगे, टुकड़ों के रूप में सेव हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगला हम पैच टूल के बारे में। तो फिलहाल हम इसको अनसेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अब हीलिंग ब्रश टूल एंड पैच टूल, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है सीखना।
हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल ये दोनों आपके दाग धब्बे मिटाने में हेल्प करते हैं। हीलिंग ब्रश टूल कैसे काम करेगा, आपको हीलिंग ब्रश टूल अल्ट बटन की मदद से हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो हम इसको जूम कर लेंगे। जूम इसलिए क्योंकि हमें जहाँ पर काम करना है वही एरिया हमारी स्क्रीन पर दिखाई देना चाहिए। हीलिंग ब्रश टूल अगर आप लेंगे तो आपको अल्ट बटन दबाना है, तो आपका कर्सर यहाँ पर देखिए चेंज हो गया और साफ जगह पे, जैसे इस जगह माथे पर हमें ये दाग धब्बे हटाना है, तो माथे के साफ जगह पर हमें एक बार क्लिक कर देना है, तो वो साफ जगह का एरिया उठा लेगा और हमें दाग धब्बों के ऊपर लाके यहाँ पर लाए, यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर देखिए तो अल्ट बटन दबाना है, साफ जगह पर हमें एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, एक बार क्लिक कर देना तो वो एरिया साफ जगह का उठा लेगा। बस आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ दाग धब्बे हैं बस उस जगह पर क्लिक कर देना है, वो साफ एरिया का कलर उठा के दाग धब्बे वाले एरिया में जाके छोड़ देगा और यहाँ पर आपको देखो कुछ इस तरीके से सफाई हो जाती है। वैसे ही अब नीचे यहाँ का स्किन का, अब यहाँ की स्किन का कलर यहाँ पर अल्ट के साथ स्किन का कलर में क्लिक कर देंगे और कुछ इस तरीके से, ध्यान रहे वो इस वजह से क्योंकि हमने क्लिक किया था। क्लिक करने से क्या होता है, वो आसपास का कलर वहाँ पर छोड़ता है, क्योंकि बगल में हरा कलर भी था तो हरा कलर भी उसने दाग के ऊपर छोड़ दिया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अल्ट के साथ साफ जगह पर क्लिक करना है। हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और इस तरीके से यहाँ पर भी इस तरीके से हम क्लिक कर देंगे। नोज़ के ऊपर बात है, नोज़ के ऊपर भी वही साफ जगह है, तो इसी जगह से हमने नोज़ के ऊपर भी क्लिक कर दिया। यहाँ से हम अपने ब्रश को थोड़ा मोटा या पतला भी कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ की। जैसे जैसे अगर हमारा गलत हो जाता है तो यहाँ पर हमें हिस्ट्री में आना है और उसी स्टेप में आके, गलत स्टेप में आके क्लिक कर देना है, तो हमारा स्टेप पीछे हो जाएंगे। यहाँ पर हमें कंट्रोल Z बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टूल की, हम पैच टूल। पैच टूल कैसे काम करता है, पैच टूल हमें क्या करना होता है, सिर्फ जो दाग धब्बा है, दाग धब्बे के ऊपर एक सर्कल बनाना है, उस सर्कल को उठा के साफ जगह ला के छोड़ देना ओनली। देखिए जैसे ये है, इसको उठाया मैंने, साफ जगह ला के छोड़ दिया, ये है यहाँ पर लाके छोड़ दी। अब थोड़ा सा नीचे आइए, ये दाग धब्बे को उठाइए, बगल में लाके साफ जगह पे छोड़ दो। तो ये टूल भी ठीक है, बस दाग धब्बे उठाना है और बगल में लाके छोड़ देना है। कोशिश यही करना है कि दाग धब्बा उसके बगल उसी जैसे ही कलर की में ही छोड़ना है आके। अगर आपका यहाँ का कलर अलग है और छोड़ दिया आपने यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये है, इस दाग धब्बे को उठा के आपने ये काली स्किन जगह पर लाके छोड़ दिया, तो वहाँ पर हल्का सा कलर फेड हो जाएगा। ठीक है, हल्का सा दाग धब्बा थोड़ा सा नज़र आने लगता है। तो इस तरीके से आपका पैच टूल काम करता है। बात करते हैं कलर रिप्लेसमेंट टूल। इससे हम कोई भी कलर को रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी कलर को हम बदल सकते हैं। ठीक है, अगला ब्रश टूल और पेंसिल टूल। ब्रशिंग टूल की मदद से हम ब्रशिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर आना है, ब्रश लेना है, अपना यहाँ पर ब्रश चेंज भी कर सकते हो, ब्रश की यहाँ से मोटाई बढ़ा सकते हो। ठीक है, ब्रश की मोटाई बढ़ाने के बाद में जिस टाइप का आपको ब्रश करना है, जैसे मुझे यहाँ पर डार्क करना है हल्का सा, तो यहाँ पर देखिए बहुत हल्का हल्का धीरे धीरे इफेक्ट करेगा, यहाँ पर बहुत धीरे धीरे इफेक्ट करता है। ओवरले करेंगे तो बहुत धीरे धीरे ये इफेक्ट करेगा। देखिए क्योंकि ये अभी हमारा इतना एरिया सेलेक्ट था ना, तो ये भी यही काम कर रहा था। हमने ब्रश टूल लिया, अब जहाँ पर भी हम कलर कर देंगे, ओवरले लेंगे तो ओवरले, लाइनर तो ये देखिए लाइनर बर्न, यहाँ पर डार्कन वाला फ़िल्टर लेंगे तो डार्कन। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फ़िल्टर हैं, जो फ़िल्टर यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, सारे टूल्स आपको इतने टूल्स समझ में आ गए होंगे। बाकी के टूल्स हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।